नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अपनी जो पिछली क्लास हुई थी ज्योग्राफी की वो, तो उसके अंदर हम सूर्य ताप और ऊष्मा बजट पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में दोस्तों आज हम आगे की क्लास लेने वाले हैं और आज हम जो सूर्य ताप और ऊष्मा बजट था उसके अंदर आज हम ऊष्मा बजट पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स एकाग्रचित हो जाइए और देखते जाइए, एक एक चीज समझ में आने वाली है और हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों ऊष्मा बजट क्या होता है? ऊष्मा बजट होता है दोस्तों सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त हो रही है वह ऊष्मा बजट कहलाता है। तो दोस्तों जो अपना ऊष्मा बजट है उसको वायुमंडल, पृथ्वी किस प्रकार संतुलित करती है, यानी किस प्रकार वो खर्च करती है, उपयोग में लेती है, उसको ऊष्मा बजट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों समझते हैं, जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं कि मान लीजिए ये अपना सूर्य है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सूर्य है, मान लेते हैं ये अपना सूर्य है। तो फ्रेंड्स सूर्य है वह पृथ्वी को मान लेते हैं कि 100% ऊर्जा दे रहा है। जो पृथ्वी के ऊपर 100% ऊर्जा प्राप्त हो रही है सूर्य से, वो किस प्रकार खर्च की जा रही है, उपयोग में ली जा रही है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो सूर्य है वह सूर्य 100% ऊर्जा है वो पृथ्वी की तरफ भेज रहा है, दे रहा है। तो उसके अंदर देखते हैं दोस्तों 35 कितनी 35% 35% ऊर्जा वायुमंडल में काम में ले ली जाती है, उसको हम एल्बिडो के नाम से जानते हैं। तो 35% जो ऊर्जा है वो किस प्रकार काम में ली जा रही है वायुमंडल में, वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि 35% ऊर्जा है, उसके अंदर देखते हैं दोस्तों फर्स्ट नंबर पे देखते हैं 27% ऊर्जा होती है। वह क्या होता है दोस्तों? बादलों के द्वारा, क्या बादलों के द्वारा कहां पर, ये वायुमंडल की बात कर रहे हैं हम, बादलों के द्वारा परावर्तन कर दिया जाता है, परावर्तन कर दिया जाता है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों नंबर दो पे 6% ऊर्जा होती है। 6% ऊर्जा होती है एल्बिडो के अंदर। उसका क्या होता है दोस्तों? धूल के कण। हमने देखा था कि वायुमंडल में धूल भी होती है, तो धूल के कण होते हैं ना, वो धूल के कण क्या कर देते हैं? धूल के कण प्रकीर्णन कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में। 35 जो ऊर्जा होती है एल्बिडो के नाम से होती है, वह वायुमंडल में होती है। तब 27% बादलों के द्वारा परावर्तन कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाती है और पृथ्वी से पहुंचने से पहले ही वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। 27% बादलों के द्वारा, 6% धूल के कणों के द्वारा प्रकीर्णन कर दिया जाता है, बिखेर दिया जाता है, और 2% होती है दोस्तों 35 में से 3 नंबर की बात करते हैं तो 2% ऊर्जा होती है दोस्तों। क्या होता है? जो हिमाच्छादित प्रदेश हैं, हिमाच्छादित प्रदेश कौन से हुए दोस्तों? जहां पर बर्फ जमी हुई है। जैसा कि हम समझने के लिए मान लेते हैं साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, गोलार्ध वाले क्षेत्र हो गए, जैसे हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, तो वहां बर्फ जमी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वजह से जहाँ बर्फ जमी हुई है तो वो बर्फ है क्या करती है दोस्तों? जो सूर्य का प्रकाश आता है उसको परावर्तन कर दिया जाता है बर्फ के द्वारा। तो इस वजह से 2%, कुल 100 में से 2% ऊर्जा होती है वो हिमाच्छादित प्रदेशों के द्वारा परावर्तन कर दिया जाता है। तो 2% हिमाच्छादित प्रदेश
हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितनी हो गई, ये हो गई अभी 35% हो गई। तो इसे क्या कहेंगे, एल्बिडो कहेंगे हम, इस नाम से जानेंगे 35%। दोस्तों अब देखते हैं, जहां सूर्य से 100% ऊर्जा आ रही थी, 35% का क्या हो गया, वापस रिफ्लेक्शन वापस चली गई, अंतरिक्ष में वापस चली गई बिना किसी उपयोग में पृथ्वी के, तो उसको हम एल्बिडो के नाम से जाने। 35% खर्च होने के बाद में अब कितनी बच रही है दोस्तों, वो बच रही है 65%। तो दोस्तों देखते हैं हम 65%, 65% ऊर्जा और बची हुई है। तो 65% की बात कर लेते हैं दोस्तों। 65% के अंदर देखते हैं कि अभी वायुमंडल में ही है, पृथ्वी पर तो नहीं पहुंच पाई है अभी। तो 35 के अंदर 40%, 14% क्या होता है दोस्तों, फिर बादल आ जाते हैं, तो बादल भी अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो बादलों के द्वारा कितना अवशोषण कर लिया जाता है, 14% बादलों के द्वारा, बादलों के द्वारा अवशोषण क्या हो जाता है दोस्तों, अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सूर्य से आ रही है, तो सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, प्रकाश है, वो कौन सी होंगी, आपतित होंगी। ठीक है, कौन सी होंगी, आपतित किरणें। किरणें कौन सी होंगी दोस्तों, आपतित किरणें होंगी। और परसेंट की बात करते हैं तो 14% होंगी। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, 65% में से 14% फिर से काम में ले ली गई। अब आगे की बात करते हैं तो दोस्तों आगे बचेगी 51%। कितनी बचेगी, 51% बचेगी। 51% की बात करते हैं तो दोस्तों 51% जो ऊर्जा है वो पृथ्वी पर पहुंचती है। 51% पृथ्वी पे पहुंचने के बाद में किस प्रकार खर्च की जाती है वो आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 51% की बात कर लेते हैं। 51% है वो कहां, पृथ्वी पर पहुंच रही है। कहां पर पहुंच रही है, धरातल पर। धरातल पर 51% पहुंचने के बाद में किस प्रकार खर्च की जा रही है, उपयोग में ली जा रही है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि धरातल के ऊपर पहुंचती है, उसके बाद में क्या होता है, 19%, कितनी, 19% ऊर्जा होती है सूर्य से प्राप्त होने वाली, वो किसमें, संगणन में काम में ले ली जाती है, खर्च कर ली जाती है। संगणन को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण भी कहेंगे। वाष्पीकरण और संगणन दोनों विपरीत काम होते हैं, तो उसमें ये इसमें भी काम में ली जाएगी। ठीक, तो 19% संगणन और वाष्पीकरण में खर्च कर दी जाएगी, खर्च हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं। 19% के बाद में फिर क्या होता है फ्रेंड्स, 9% ऊर्जा होती है, वो किस काम में ली जाती है, वो संवहन में काम में ले ली जाती है। ठीक है, तो 9% की बात करते हैं, तो संवहन या विक्षोभ, संवहन व विक्षोभ में खर्च हो जाती है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार 100 आई, 100 में से 35 एल्बिडो हो गई, वापस चली गई। उसके बाद में 65 हुई, 65 के अंदर 14% बादलों के द्वारा अवशोषण कर लिया गया है। और पृथ्वी पर कितनी पहुंच रही है, 51% पहुंच रही है, 51% पहुंच रही है। 51% पहुंचने के बाद में 19% संगणन में काम में ली जा रही है, 9% संवहन में काम में ली जा रही है। उसके आगे की बात करते हैं तो दोस्तों कि होता क्या है, यहाँ पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के अंदर ये खर्च होने के बाद में क्या होती है दोस्तों, 23%, 23% क्या टकराकर वापस चली जाती है। कहां से टकराकर, पृथ्वी से। 33% ऊर्जा पृथ्वी से टकराकर वापस अंतरिक्ष की तरफ, वायुमंडल की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों इसमें वापस जा रही है, तो वापस जाने वाले को क्या कहेंगे, विकिरित, अंतरिक्ष में विकिरित हो रही है। ये क्या हो रहा है दोस्तों, अंतरिक्ष में विकिरित हो गई।
ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में। 23% वापस पृथ्वी से टकराकर विकिरित हो रही है। उसके बाद में वायुमंडल में होता क्या है दोस्तों, फिर से वायुमंडल में जा रही है वो ऊर्जा। तो वायुमंडल क्या करता है दोस्तों, फिर से अवशोषण करेगा, क्योंकि वापस तो जाने नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो काम मिलेगा वो उसके अंदर से जाएगी, अंदर से वेदन होती हुई वायुमंडल से जाएगी। तो वो वायुमंडल उसको जाने नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो काम में लेगा। तो वायुमंडल क्या करता है दोस्तों, वापस जाती हुई प्रकाश की जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, उसका क्या करता है दोस्तों, 66% क्या करता है, फिर से अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है, वायुमंडल अवशोषण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आती हुई थी, उनको हमने नाम दिया आपतित। ये पृथ्वी से टकराकर वापस अंतरिक्ष में जा रही है। तो ये किरणें कौन सी होगी, निर्गमित होंगी। कौन सी होंगी, निर्गमित किरणें होंगी। ठीक है, आ रहा समझ में। 6% वायुमंडल फिर से अवशोषण कर रहा है। किरणें कौन सी है, निर्गमित किरणें हैं। उसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो फिर उसके बाद में कितनी बचती है, 17% और बच जाती है। कितनी, 17% ऊर्जा और बच जाती है। तो दोस्तों 17% का होता क्या है, वो फिर से अंतरिक्ष में चली जाएगी, वापस अंतरिक्ष में जा रही है। अंतरिक्ष में चली जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार जो ऊष्मा बजट होता है सूर्य का, जो सूर्य से प्राप्त जो कुल ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है, तो वो इस प्रकार 100 जो ऊर्जा परसेंट 100% जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी पर इस प्रकार काम में ली जाती है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम। 100% सूर्य से ऊर्जा आई, उसके अंदर 35% ऊर्जा वो एल्बिडो के नाम से जानी गई, एल्बिडो के नाम से जानी गई। उसके अंदर की बात देखते हैं तो 27% बादलों के द्वारा रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद में 60% धूल के कणों के द्वारा प्रकीर्णन हो गया और 2% हिमाच्छादित प्रदेश क्षेत्रों के द्वारा परावर्तन कर दिया गया। ऐसे कुल मिलाकर 35%, 35% एल्बिडो के नाम से जानी गई। वो एल्बिडो वापस से अंतरिक्ष में चली गई। उसके बाद की बात करते हैं तो 65% ऊर्जा फिर से वातावरण में होते हुए पृथ्वी की तरफ जा रही है। तो वातावरण में जैसे ही जा रही है तो 14% ऊर्जा को वातावरण अवशोषण कर लेता है। किरणें होती है, आपतित किरणें होती हैं। उसके बाद की बात करते हैं तो दोस्तों उसके बाद में 51%, कितनी, 51% पृथ्वी पर पहुंच रही है। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद में वायुमंडल के अंदर 19% संघनन एवं वाष्पीकरण में खर्च हो रहा है। कितना, 19%। उसके बाद की बात करते हैं तो 9% क्या हो रहा है, संवहन हो रहा है और विक्षोभ में खर्च की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद की बात करते हैं तो पृथ्वी से टकराकर वापस कितनी जा रही है, 23% वापस वायुमंडल की तरफ जा रही है। तो जैसे ही वायुमंडल में जाएगी तो वायुमंडल करेगा क्या, फिर से अवशोषण करेगा। तो फिर जाती हुई किरणों को, निर्गमित किरणों का 6% फिर से अवशोषण कर रहा है। उसके बाद में 17% वापस से फिर बच जाती है। तो 17% जो ऊर्जा होती है वो अंतरिक्ष में चली जाती है। इस प्रकार ऊष्मा बजट संतुलित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं इसके अंदर जो लिखने वाली चीज है वो देख लेते हैं थोड़ा सा अपन कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले एल्बिडो आया। क्या आया है, एल्बिडो। तो हम एल्बिडो की अगर परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा कि सूर्य से कुल ऊष्मा, सूर्य से कुल ऊष्मा पृथ्वी पर बिना किसी उपयोग में लिए वापस
वापस अंतरिक्ष में लौट जाना एल्बिडो कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एल्बिडो क्या होता है कि सूर्य से कुल ऊष्मा पृथ्वी को बिना किसी उपयोग में लिए वापस अंतरिक्ष में लौट जाना एल्बिडो कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि वायुमंडल के द्वारा कितना अवशोषण किया जाता है। ये पॉइंट है अपना एक कि वायुमंडल द्वारा कुल अवशोषण 20% ऊर्जा का होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। 14% आपतित और 6% निर्गमित, कुल 20%। पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो पृथ्वी पर कितना परसेंट पहुंच रहा है। पृथ्वी पर कुल ऊर्जा या ऊष्मा 51% पहुंचती है। पृथ्वी पर कुल ऊर्जा 51% पहुंचती है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं तो दोस्तों आगे है प्रत्यक्ष सौर्य किरणें या विकिरण, किरणें की जगह अपने विकिरण लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। प्रत्यक्ष सौर्य विकिरण, प्रत्यक्ष सौर्य विकिरण कितनी परसेंट होती है दोस्तों। ये 34% होती है। 34% होती है। कैसे हम देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अंदर कितनी हो रही है। 9 ये हो रही है, 19 ये हो रही है और 6% ये हो रही है। इनको हम कुल को जोड़ेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से 34% प्रत्यक्ष सौर्य विकिरण मानी जाती है। दोस्तों जो 17% अंतरिक्ष में चली जाती है उसको हम नाम देते हैं दिवा प्रकाश विसरित विकिरण। दिवा प्रकाश विकिरण कितनी होती है दोस्तों। 17% होती है। ध्यान रखेंगे, इसको हम दिवा प्रकाश विसरित भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये मुख्य मुख्य चीजें थी दोस्तों, तो हमने लिख ली है। ये चीजें आपके सामने है। जो भी अपना ये ऊष्मा बजट है इस प्रकार होता है। 2 शब्द और आए थे दोस्तों, संगणन, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। संगणन क्या होता है दोस्तों, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का पृथ्वी पर वायुमंडल में वायु का गर्म होती है, गर्म होकर हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद में वायुमंडल में ठंडी होकर वापस पृथ्वी पर आती है एक चक्कर के रूप में, जिसे हमने क्या कहा था, संघनन कहा था। ठीक है, वाष्पीकरण आया है एक शब्द। तो वाष्पीकरण क्या होता है दोस्तों, वाष्पीकरण होता है एक वाष्प, जल का, तरल का एक वाष्प के रूप में बदलना। जैसे हम पानी को हम आग के नीचे मतलब उसमें तापमान बढ़ाएंगे, उसमें आग जलाएंगे तो क्या होगा,
वाष्पीकरण होगा, जिसे हम वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। एक संवहन आया है शब्द, तो संवहन भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है, संवहन पढ़ लिया था। संवहन होता है दोस्तों हवा का होता है, और संघनन क्या होता है दोस्तों, संघनन को फिर से दोबारा से समझ लेते हैं। संघनन क्या होता है दोस्तों, संघनन होता है, क्या होता है कि तरल का क्या होता है, वाष्प हो जाती है, अपनी वाष्प हो जाती है, उसका फिर से तरल हो जाना संघनन कहलाता है। और संवहन क्या होता है कि सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है वायुमंडल में, हवा जो अपनी वायु होती है वो वायु गर्म होती है, गर्म होने के बाद हल्की होती है, हल्की होती है उसके बाद में क्या ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद में ठंडी होकर वापस चक्कर के रूप में आती है, उसे हम संवहन कहते हैं, ठीक है। संवहन क्लियर हो गया। इसके बाद में विक्षोभ देख लेते हैं। तो विक्षोभ होता है दोस्तों लो प्रेशर और हाई प्रेशर, ठीक है फ्रेंड्स, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। एक जगह अगर तापमान ज्यादा है, जिस जगह सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है वहां तापमान अधिक होगा, तो वहां हवा वहां ऊपर उठ जाएगी, संवहन में हमने देखा। तो उसके बाद में क्या होगा, वो ऊपर कहाँ उतरती है, दूसरी जगह उतरती है वो ठंडी होकर, तो जहां उतर रही है वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और जहां से उठ रही है वहां प्रेशर कम हो जाएगा, उसे विक्षोभ के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज आपके सामने है। इसके बाद में दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं छोटी सी हम, वायुमंडल। वायुमंडल का ऊष्मा बजट, ठीक है फ्रेंड्स। हम ऊष्मा बजट देख रहे थे पृथ्वी का वायु, इसके बाद में वायुमंडल का ऊष्मा बजट भी छोटी सी चीज और रह जाती है, तो इसके साथ में ये चीज भी समझना अपने को जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने देखा जो सूर्य से 100% जो ऊर्जा आ रही थी वो वायुमंडल में कहाँ कहाँ कितनी % खर्च हो रही है, उसे ही हम वायुमंडल का ऊष्मा बजट के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा दोस्तों जो वायुमंडल में सूर्य से आते हुए कितने %, 14% अवशोषण किया जा रहा है। तो हम इसको देखेंगे कि भाई जो वायुमंडल में आपतित किरणों द्वारा अवशोषण कितना हो रहा है, 40% हो रहा है, ठीक है, 14% हो रहा है, हमने देखा। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों वायुमंडल में निर्गमित किरणों द्वारा अवशोषण, निर्गमित किरणों द्वारा अवशोषण कितना हो रहा है, 6%, ठीक है। निर्गमित किरणें आपके सामने हैं, तो वहां कितना हो रहा है, 6% हो रहा है। और उसके बाद में देखते हैं और कहाँ वायुमंडल में किस काम में ली जा रही है। हमने देखा दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले कि 51% के अंदर वायुमंडल से पृथ्वी के टकरा देने के बाद में वायुमंडल में ये चीजें और हो रही है, क्या 19% संघनन हो रहा है और 9% संवहन हो रहा है। तो ये भी वायुमंडल में ही खर्च की जा रही है। तो इसके आगे की बात करते हैं दोस्तों, वायुमंडल में संघनन एवं वाष्पीकरण में खर्च कितना हो रहा है, 19%। इसके आगे की बात करते हैं दोस्तों, वायुमंडल के अंदर क्या हो रहा है, संवहन हो रहा है, ठीक है। तो वायुमंडल में संवहन एवं
विक्षोभ में खर्च की बात करते हैं तो कितना 9%, 9% हो रही है। तो इस प्रकार दोस्तों वायुमंडल के अंदर जो ऊष्मा होती है वो 4 प्रकार से काम में ली जा रही है, वायुमंडल में खर्च हो रही है। नंबर 1 की बात करते हैं तो आपतित किरणें 14% काम में ली जा रही है, उपयोग में लिया जा रहा है वायुमंडल के द्वारा। जाती हुई निर्गमित किरणें तो 6% वायुमंडल के द्वारा काम में ली जा रही है। और वायुमंडल में संवहन व वाष्पीकरण में 19% काम में ली जा रही है। और वायुमंडल में संवहन विक्षोभ में खर्च कितनी 9% उपयोग में ली जा रही है। तो दोस्तों हम कुल मिलाकर बात करते हैं तो ये कुल मिलाकर कितनी 48% कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये कुल मिलाकर 48% हो जाएगी। तो वायुमंडल के द्वारा ऊष्मा बजट का 48% खर्च किया जा रहा है और अपना बजट संतुलन किया जा रहा है वायुमंडल के द्वारा। तो वायुमंडल के ऊष्मा बजट की बात आती है तो 48% होगा दोस्तों एक नहीं अनेक एग्जाम में आ चुकी है चीज कि वायुमंडल के ऊष्मा बजट होता है वो कितना होता है 48% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसको हम डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि सूर्य से कुल ऊर्जा का उपयोग वायुमंडल द्वारा किया जाता है कितना 48% किया जाता है, उसे वायुमंडल का ऊष्मा बजट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वायुमंडल का ऊष्मा बजट होता है वो कितना होता है 48% होता है और 4 प्रकार से काम में ली जा रही है। वायुमंडल के द्वारा आती हुई 14%, जाती हुई 6% और वाष्पीकरण और संघनन में कितनी 19% और संवहन और विक्षोभ में 9%। इस प्रकार कुल मिलाकर बात करते हैं तो 48% वायुमंडल के द्वारा ऊष्मा बजट का संतुलन किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना ये टॉपिक था सूर्य ताप एवं ऊष्मा बजट, इंसोलेशन एंड हीट बजट। ये आज पूरा हो गया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।